हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। बच्चा लोग दिवाली फेस्टिवल्स को एंजॉय करने के बाद अब टाइम आ गया है कि वापस से हम अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर लें, कंसंट्रेट कर लें। बोर्ड के जो पेपर स्टाइल्स हैं उसके अंदर थोड़ा चेंज, एक्चुअली ब्लूप्रिंट के अंदर थोड़ा चेंज आया है। उसको हम हमारे मीटिंग के सेशन के अंदर, जूम मीटिंग के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। चलिए अब यहाँ पर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो बिफोर वी गो इन द टॉपिक व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, लेट अस हैव द आइडिया अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। द ऑक्सीडेशन इज फर्स्ट आइदर एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2, एंड द सेकेंड इज removal of H2. So the process in which there is addition of oxygen is oxidation, or the process in which there is removal of hydrogen is again the oxidation reaction. Now remember कि the oxidation is performed by the reagents which is known as oxidizing agent. The oxidation is performed by the materials known as oxidizing agents. These oxidizing agents are of two types: strong oxidizing agent and weak oxidizing agent. So what do you mean by strong oxidizing agent? तो potassium permanganate KMnO4, K2Cr2O7, they all are strong oxidizing agents. If you talk about weak oxidizing agents, PCC, that is pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate, this is weak oxidizing agent. Copper is also weak oxidizing agent. उसके बाद you have got anhydrous chromium oxide is also weak oxidizing agents. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? दो चीजें, दे रिमूव हाइड्रोजन एज वेल एज दे ऐड द ऑक्सीजन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ओनली डू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम थोड़ा रिएक्शन देखेंगे फिर और अच्छे से समझ पाएंगे। एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लो कि KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसके अलावा जितने भी आपको दिखाई देते हैं दे ऑल आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए अब थोड़े रिएक्शंस देखते हैं तो हमें क्लियर आइडिया मिलेगा कि हम स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में क्या डिफरेंशिएट करते हैं। बिफोर वी गो फॉर दैट, टेक द स्क्रीनशॉट, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए तो if you talk about primary alcohol, you can write RCH2OH. So this is primary alcohol. Now you are subjecting the primary alcohol with strong oxidizing agent such as KMnO4, potassium permanganate. You are knowing that it is strong oxidizing agent. Now what it is going to do? It will remove hydrogen. First step, that is RCOH. It has removed hydrogen. At the same time it will add oxygen, so it is carboxylic acid. यहां पर चेक करो, H2 रिमूव हुआ है, H2, उसके साथ O2 का एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब उसमें क्या बना दिया है आपका H2O। तो नेट जो एक ऑक्सीजन बना है वो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐड हो गया है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो चीजें कर रहा है। पहला, वो H2 को रिमूव कर रहा है अल्कोहल में से, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, और ऑक्सीजन एटम को ऐड भी कर रहा है।
ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप यहां पर इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल, तो इथेनॉल यू आर ऑल नोइंग कि इट इज प्राइमरी अल्कोहल। What you are doing is you are subjecting the primary alcohol with strong oxidizing agents KMnO4. So what it is going to do? It will do two things. First, it will remove hydrogen. चलिए लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। Now it will add oxygen. So here again the carboxylic acid is formed. Carboxylic acid is formed. Now let us do the same reaction with the help of weak oxidizing agents. The weak oxidizing agent will only remove the hydrogen. So if you are subjecting the same primary alcohol by weak oxidizing agents such as PCC or anhydrous chromium oxide or copper metal, so what it is going to do, यहां पर वो हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, it will remove hydrogen from that. So what will happen? The primary alcohol will be converted into aldehyde. चेक करो, CH3COH को CHO लिख सकते हैं। तो यहां पर the same primary alcohol when subjected to oxidation by weak oxidizing agents, it is converted into द एल्डिहाइड। वो यहां पर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? एल्डिहाइड के अंदर। चेक करो, तो हमको यहां पर इतना समझ में आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, चलो नाउ लेट अस टेक सेकेंडरी अल्कोहल। So one thing you would have noticed over here that the removal of hydrogen is taking place from alpha carbon, that you are supposed to remember. ये चीज हमें आगे काम आएगी। तो प्राइमरी अल्कोहल का चीज क्लियर हो गया है, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। Let us discuss about the secondary alcohol. So this can be written as this is your secondary alcohol. This secondary alcohol when subjected to oxidizing agents such as KMnO4, what will happen? So here hydrogen will get removed like this. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। अब चेक करो बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन ऐड होने का कोई चांस नहीं है। यहां पर मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इसीलिए बनाया क्योंकि यहां पर चेक करो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी एक ही पूरी हो रही थी, होनी चाहिए थी 2, कार्बन की होनी चाहिए थी 4, लेकिन 3 ही पूरी हो रही थी। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डबल बॉन्ड बना रहा हूं। कहने का मतलब कि यहां पर आपका कीटोन बनेगा। यहां पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, KMnO4 हो सकता है या फिर PCC हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ H2 रिमूव ही होगा, ऑक्सीजन ऐड होने की कोई स्पेस ही नहीं है। चेक करो, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो चुकी है, ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो ही नहीं सकता। तो आप यहां पर KMnO4 भी ले सकते हैं या फिर PCC भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपर मेटल भी ले सकते हैं। इन रिएक्शंस को हम डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो रहा है। इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी के साथ ही डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और चेक कर लीजिए इसका। यहां पर मैं CH3 CHOH CH2 CH3 ले रहा हूं, ठीक है। चेक करो बच्चों, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। This secondary alcohol when subjected to oxidation by KMnO4 like strong oxidizing agent or weak oxidizing agent, what it will do? So it will remove H2 over here. See, again the hydrogen is getting removed from the alpha carbon. So what is going to happen? CH3CO CH2 CH3। अब कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि यहां पर क्यों है हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ।
अब उसको क्लियर कर लो। देखो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए यहाँ पर, उसके बाद इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 1 ही हो रही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 करनी है, कार्बन की 3 करनी है, तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना होगा। अब चेक करो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन को ऐड होने के लिए कोई स्पेस है? द आंसर इज नो। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसको ऐड होने के लिए कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका H2 गैस जो है वो रिमूव हो सकता है, ऑक्सीजन ऐड होने का कोई चांस नहीं है। अब हम प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन टर्शियरी अल्कोहल का कर लेते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल लिया गया और उसका रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाया, तो यहाँ पर नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैपेंस। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। इंस्टेड पहले तो इसे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भैया इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन में सब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा का मतलब क्या हुआ? अल्फा पर से हाइड्रोजन नहीं जाएगा बल्कि OH ग्रुप चला जाएगा और इस बीटा कार्बन पर से 3 में से 1 हाइड्रोजन चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहां पर CH3 था, 1 हाइड्रोजन चला गया तो CH2, बाकी के 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। अब चेक करो, इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है, इस कार्बन की भी 3 हो रही है, तो यहाँ पर दोनों को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपका क्या बन गया यहाँ पर? अल्कीन। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? अल्कीन। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इंस्टेड वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और आपका अल्कीन जो है वो एज अ प्रोडक्ट आपका मिल जाता है। क्लियर हो रहा है? चलो टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं नोट्स लिख देता हूं यहां पर। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब नोट्स की बात करते हैं। नोट्स, तो नोट्स में आप लिखोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स gives different products, different products. Like if you are taking primary alcohol and you are subjecting this with strong oxidizing agent, the primary alcohol with strong oxidizing agent gets converted into कार्बोक्सिलिक एसिड। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एंड इफ द सेम प्राइमरी अल्कोहल इज टेकन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आल्डिहाइड। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आल्डिहाइड। नाउ इफ यू आर टेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल, if you are taking secondary alcohol and you are taking whether a strong oxidizing agent or a weak oxidizing agent, this gets converted into the secondary alcohol with strong oxidizing agent or weak oxidizing agent, it gets converted into ketones as you have noticed in the examples before. Now if you are taking tertiary alcohol instead, then in such a case the reaction do not take place with either a strong oxidizing agent or weak oxidizing agent. Here no oxidation reaction occurs, instead elimination, beta elimination occurs and
alkene is formed and alkene is formed as major product. यहां पर you get alkene as the major product. क्लियर है? चलिए, take the screenshot. Moving on to the next topic, which is electrophilic substitution reactions in phenol. Let us discuss about the electrophilic substitution reactions of phenol. चलिए, तो let us have the brief introduction about electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग. ये जो स्पीशीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे. अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है? Those which are positively charged. Those species which are positively charged are electron loving. They are known as electrophilic. They themselves are loving electrons and they are known as electrophilic. Now what do we mean by substitution? Substitution literally means the replacement of one group or atom by other group और एटम. एक ग्रुप या एटम को दूसरा ग्रुप या तो एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट करने वाला है. तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनॉल्स के अंदर कैसे होती हैं. तो देखो, फिनॉल्स में आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है. Now this OH group is electron donating in nature. So what it does the donation of electrons to the benzene ring. Let us write the OH group in phenols. OH group in phenols is electron donating in nature. It is electron donating in nature. So it donates the electrons to benzene ring. It donates the electrons to benzene ring. वो electrons को benzene ring को donate कर देता है. Let us understand how this works. So here we are taking the phenol. You are knowing that phenol is electron donating in nature. So what it will do? It will donate the electrons to benzene ring like this, and you will get the structure like this. This comes over here, and now this negative charge starts delocalizing. Here now the negative charge starts delocalizing, and hence you will get the resonating structures like this. This negative charge comes over here and this negative comes over here. हम इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ चुके हैं. 11th स्टैंडर्ड में भी रेजोनेंस का कंसेप्ट जो है वो हमने समझा हुआ है. सो अब मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दे रहा हूँ. सो हियर बच्चों यू कैन चेक के OH group is donating the electrons in benzene ring. The very first thing is that. Second, the density of the electron
is getting concentrated at two positions. The first is ortho and the other is para. Check करो बच्चों, this is ortho, para, again ortho. So the electrons density is getting deposited at ortho and para positions, and hence we can write that hence OH group in phenols is ortho-para directing in nature. The phenol group present, the OH group present in the phenol is ortho-para directing in nature. मतलब क्या हुआ कि जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ना फिनॉल के अंदर, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इकट्ठा करता है। कहने का मतलब जो नया ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी या ऑर्थो पे है या तो पैरा पे है। क्लियर हुआ बच्चों इतना चीज? चलो बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक which is electrophilic substitution reaction, particularly bromination. हम इसी का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रोमिनेशन. Bromination of phenols are very special reactions. Let us see what is special in that. So bromination, what you are doing is you are subjecting the phenol to bromination reactions. You are subjecting the phenol to what? The bromination reactions. Now the bromination will happen in two ways. In first condition, what you are doing is you are subjecting the phenol with bromination, but solvent is carbon disulfide. Carbon disulfide is non-polar solvent. Carbon disulfide is non-polar solvent. So what will happen? Here electrophile Br plus will be generated. ये मैं आपको मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट हमारे देसी तरीके से सिखा रहा हूं। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज Br plus. Now what this Br minus will do? This Br minus will combine with the H plus and will form HBr. So here you get bromine either at ortho position or you get this bromine either at para position. The bromine gets attached with phenol either at ortho position or at para position. Why? Because electrons का density is available either at ortho position and para position. हुआ क्या? Br2 में से Br प्लस Br माइनस बना, Br माइनस ने H के साथ H प्लस के साथ कंबाइन होकर HBr बना दिया। यहां पर जो Br प्लस बचा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे गया या तो पैरा पोजीशन पे गया। अब यहां पर दोनों में से प्रायोरिटी जो है वो OH की ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2-ब्रोमोफिनॉल, 2-ब्रोमोफिनॉल। और इसका इन द सेम वे यू विल गेट 4-bromophenol, 2-bromophenol and 4-bromophenol. So what you can write is, you'll write that phenol when reacts with Br2 in carbon disulfide, which is non-polar solvent, it gives monosubstituted phenols. It gives monosubstituted phenols. It will give you the monosubstituted phenols. Now let us study the second case of bromination in which you are changing the solvent as polar one. Let us discuss that. Before that, take the screenshot.
Okay, so now what you are doing is you are subjecting the phenol to the bromination, but this time the solvent will be different. Take the phenol, so this is your phenol, you are subjecting this with Br2. This time Br2 is aqueous, so here water, a polar solvent is present. Now the situation will be different. Now what will happen, you are knowing that water is a polar solvent, Br2 is non-polar molecule, water is polar, let us write as H2O like this. This is polar and this is non-polar. Now what will do? 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि दिस पोलर सॉल्वेंट विल इंड्यूस द पोलैरिटी इन दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल नोन एज डायपोल induced dipole interaction. So this dipole will create the dipole in this non-polar molecule. As a result of which what will happen? Easily you will get Br plus, Br minus. Because of this polar solvent, the generation of electrophile will be very easy. Br plus and Br minus will be very easily generated. This electrophile will be very easily generated. So what will happen now? This Br2 will get converted into very easily Br plus and Br minus. Now since the generation of electrophile is very easily, this electrophile will get attached at 3 positions like this. So here you have got OH. Now the Br will get attached at 3 positions at the same time. So here you will take 3Br2 because 3Br plus and 3Br minus are required. This 3Br minus will combine with 3H plus and 3HBr will be out. H1 from here, second from here, third from here. This 3H plus will combine with 3Br minus, 3HBr will be out. 3Br plus will get deposited at the 2, 4 and 6 positions of phenol. So altogether you will get 3Br2. Now here the name of the product is 2,4,6 tribromophenol. 2,4,6 tribromophenol. Now what you will write in the note part? Let us see. So this was the reaction, which was somewhat different than the previous one. In note you will write that phenol when reacts with Br2 in water, bracket में you can write polar solvent, it gets converted into 2,4,6 tribromophenol, which is tri-substituted product. This is tri-substituted product. Here polar solvent activates the Br2 molecule, ये Br2 molecule को activate करता है, and hence electrophile is generated easily. Electrophile is generated easily. यहाँ पर जो electrophile है वो easily generate हो जाता है. Clear हो रहा है? तो this was the case of bromination in polar solvent as well as the non-polar solvent. Now let us discuss the second electrophilic substitution reaction, which is the nitration.
Now we are going to study the nitration of phenols. Let us have the idea about nitration. So nitration will also follow the same trend as that of the bromination. We are going to take the phenol, and in first case we are subjecting the phenol with dilute HNO3, dilute nitric acid. So what will happen? So this phenol will get converted into orthonitrophenol or paranitrophenol. This phenol is getting converted into monosubstituted products, that is orthonitrophenol or paranitrophenol. This is orthonitrophenol and this is paranitrophenol. Orthonitrophenol and paranitrophenol. If you subject the phenol with concentrated HNO3, before we go for that, let us understand some micro parts of this reaction. Here the electrophile is NO2 plus, the counterpart is OH minus. So what this OH minus does, it abstracts the proton either from ortho position or para position. Why only ortho and para? Because OH group is ortho para directing. So altogether you will experience the removal of water, OH minus H2O. This get removed from either ortho position or para position. In the same way, if you are taking the phenol, but this time you are going to use concentrated nitric acid. Since the nitric acid is concentrated, electrophile generation will be very easy. Large amount of NO2 and OH minus will be generated. So it will remove H from 3 positions. This 3HNO3 will give 3 OH minus and 3 NO2 plus. This 3 OH minus will remove 3 H plus and hence 3 H2O molecules will be out. So what will happen? This phenol will get converted into 2,4,6 trinitrophenol. This phenol gets converted into what? 2,4,6 trinitrophenol. This is IUPAC name. 2,4,6 trinitrophenol, known as picric acid. Common name is picric acid. So here you can see that since the nitric acid was concentrated, it easily generated NO2 plus electrophile and OH minus. This OH minus easily attached with H plus and gets converted into water. Now let us have the notes part. What you can write about notes, I will write over here only. So phenol when reacts with dilute HNO3, it gives monosubstituted products. Phenol when reacts with concentrated HNO3, it gives tri-substituted products, because the concentrated HNO3 here gives easily the electrophiles NO2 plus and OH minus, and hence the reaction is very easily occurring. Now from here a very important question can be asked, which is given in the NCERT exercise also.
कि आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच वन इज स्टीम वॉलेटाइल. What do you mean by steam volatile? That we'll discuss in the next lecture part. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग.